20 अक्टूबर 2011 तपते रेगिस्तान के बीच लीबिया का शहर सरते धूप झुलसा रही थी और रेत के बीच एक सीवर पाइप में छिपा था खून से लथपथ एक बूढ़ा आदमी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, मगर आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके हाथ में थी सोने की चमचमाती पिस्तौल। ये कोई आम शख्स नहीं था, ये था कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। वो गद्दाफी जिसने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर दुनिया के सामने अमेरिका को शैतान कहा। वो गद्दाफी जिसे झुकाना किसी सुपर पावर के बस की बात नहीं थी। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने गुस्से में उसे मैड डॉग ऑफ मिडिल ईस्ट कह डाला था। गद्दाफी ने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, कभी पश्चिमी ताकतों से, कभी अपने सिस्टम से, लेकिन साथ ही उसने वो काम भी किए जो जनता को याद रहे। पेट्रोल सस्ता किया, हर परिवार को घर देने का वादा किया। कभी उसे इनकलाब का हीरो कहा गया तो कभी खलनायक बना दिया गया, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी तगड़ी थी कि जब भी किसी इंटरनेशनल समिट में दाखिल होता, सबकी निगाहें बस उसी पर टिक जाती। उसकी पर्सनैलिटी भी एकदम फिल्मी थी। रंग बिरंगे कपड़े, अजीबोगरीब टोपी, बेबाक बोलचाल और वेस्टर्न कल्चर का मजाक उड़ाना, यही उसका अंदाज था। बुलेट प्रूफ जैकेट, वो हंसते हुए कहता, जो अपने लोगों से डरता है वो हाकिम नहीं होता। वो खुलेआम जनता के बीच जाता, महलों में नहीं बल्कि तंबुओं में रहता। यहां तक कि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग के दौरान भी उसने होटल छोड़कर रेगिस्तानी तंबू गाड़ दिया। ये उसका प्रोटेस्ट था, एक मैसेज था, मैं अलग हूं। और उसकी सिक्योरिटी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी, सिर्फ महिलाएं। गद्दाफी कहता था, औरतें मर्दों से ज्यादा वफादार और बहादुर होती हैं। ये बात सीधे मर्दाना समाज के अहंकार पर चोट करती थी, लेकिन वक्त ने करवट बदली। वो इंसान जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को आंख दिखा दी थी, उसे उसके अपने ही मुल्क के लोगों ने घसीटकर मौत के घाट उतार दिया। जब उसके आखिरी लम्हों की तस्वीरें बाहर आईं तो दुनिया सन्न रह गई और सवाल उठने लगे, गद्दाफी हीरो था या विलेन, तानाशाह था या वो दिलेर इंसान जिसने वेस्टर्न मुल्कों की नींद उड़ा दी थी। एक अरब जर्नलिस्ट ने कहा था, गद्दाफी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का पिकासो है, और सच भी यही है। एक गरीब खानाबदोश परिवार से निकला लड़का जिसने महज 27 साल की उम्र में सत्ता हथिया ली और पूरे 42 साल तक लीबिया पर राज किया। वो हमेशा कहता था, मैं मर जाऊंगा लेकिन लीबिया को कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसने वाकई लीबिया नहीं छोड़ा, अपनी मिट्टी से आखिरी सांस तक जुड़ा रहा। फर्क बस इतना था कि जिसने कभी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, उसे उसके अपने ही लोगों ने रौंद कर खत्म कर दिया। यही है कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की दास्तान, एक ऐसा किस्सा जो जितना फिल्मी है उतना ही सच्चा भी। लीबिया के रेगिस्तानी इलाके सरते में एक तंबू के अंदर 1942 में जन्म हुआ था उस बच्चे का, जिसका नाम था मुअम्मर गद्दाफी। परिवार था बेदून कबीले से, गरीब खानाबदोश लोग जो ऊंट, भेड़ और बकरियों के लिए चारा ढूंढते ढूंढते रेगिस्तान में भटकते रहते। बचपन में गद्दाफी भी चरवाहा ही था, लेकिन उसके माँ बाप का सपना था कि बेटा सिर्फ ऊंट भेड़ न चराए बल्कि पढ़ाई भी करे। इसलिए सबसे पहले उसे कुरान पढ़ने के लिए मदरसे भेजा गया। वहीं से उसके दिमाग में इंसाफ और बराबरी का बीज बोया गया। पढ़ाई की लगन थी तो वो आगे शहर चला गया। वहां स्कूल मिले, किताबें मिली और एक नया माहौल मिला। वहीं पर गद्दाफी की असली शख्सियत निखरने लगी। वो क्लास में सवाल पूछता, दोस्तों के बीच खड़ा होकर बोलने लगता और धीरे धीरे लीडरशिप दिखाने लगा। लेकिन उसके ख्यालों को सबसे ज्यादा झकझोरा मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर ने अरब दुनिया को एक करने का सपना दिखाया था, वेस्टर्न ताकतों को चुनौती दी थी। गद्दाफी ने नासिर की किताबें पढ़ी, भाषण सुने और खुद से कहा, अगर मिस्र बदल सकता है तो मेरा लीबिया क्यों नहीं। अब गद्दाफी स्कूल में बच्चों को इकट्ठा कर लेता और वेस्टर्न ताकतों और इजराइल की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाने लगता। पढ़ाई के बाद उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। यहीं से उसकी सोच और कड़क हो गई। ट्रेनिंग के लिए उसे कुछ वक्त ब्रिटेन भी भेजा गया। वहां से उसने हथियारों का हुनर सीखा, लेकिन वेस्टर्न लोगों का रवैया देखकर उसके भीतर और ज्यादा गुस्सा भर गया। उसे लगने लगा कि अगर अरबों को इज्जत चाहिए तो रास्ता खुद बनाना होगा। उस वक्त लीबिया तेल की वजह से अमीर माना जाने लगा था, लेकिन असली तस्वीर बहुत अलग थी। ऊपर ऊपर से राजा इद्रिस देश चलाता था, लेकिन हकीकत ये थी कि बूढ़ा राजा ज्यादातर वक्त इलाज के लिए विदेशों में ही रहता और मुल्क की बागडोर कुछ वजीरों के हाथ में छोड़ देता। ये वजीर वही करते जो वेस्टर्न मुल्कों के हुक्मरान कहते।
तेल का सोना निकल रहा था, लेकिन फायदा सीधा अमेरिका और यूरोप की जेब में जा रहा था। गांवों में गरीबी जड़ें जमा चुकी थी। नौजवानों के पास काम नहीं था। स्कूल और अस्पताल जर्जर हालत में पड़े थे। शहरों में थोड़ी बहुत रौनक थी, लेकिन वहां भी पैसा सिर्फ अमीरों तक सिमटा था। जनता बेचैन थी, गुस्से में थी, और उसी वक्त मिस्र से नासिर की आवाज गूंज रही थी। अरबों को अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। वेस्टर्न ताकतों का कंट्रोल तोड़ना होगा। ये बात लीबियाई नौजवानों के दिल में आग की तरह धधकने लगी। आर्मी के भीतर भी कई युवा अफसर थे जिनमें देशभक्ति और बगावत दोनों का जोश था, और उनमें सबसे निडर नाम था कप्तान मुअम्मर गद्दाफी। वो जवान अफसर जिसकी सोच बेहद बड़ी थी। उसने महसूस किया कि महज गुस्से से कुछ नहीं बदलेगा। अगर लीबिया को बदलना है तो सिर्फ नारे नहीं, एक ठोस प्लान चाहिए। और यहीं से शुरू हुई उस कहानी की नींव जिसने आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का नक्शा हिलाकर रख दिया। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि किंग इद्रिस का वक्त खत्म हो चुका है। जनता के दिलों में अब उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं बची थी। इसी बीच किंग इद्रिस ने ऐलान कर दिया कि अब वो गद्दी अपने भतीजों को सौंप देंगे। यही बात गद्दाफी और उसके साथियों को अंदर तक चुभ गई। उन्हें लगा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर से एक नया शाही खानदान सिर पर बैठ जाएगा और मुल्क हमेशा की तरह वेस्टर्न ताकतों की कठपुतली बना रहेगा। यहीं से फौज के अंदर एक गुप्त हलचल शुरू हुई। कुछ नौजवान अफसरों ने मिलकर फ्री यूनियनिस्ट ऑफिसर्स मूवमेंट बनाया। उनका मकसद साफ था, सत्ता बदलेगी, वो भी बिना खून बहाए। हवा में बदलाव की खुशबू फैल चुकी थी। दूसरी तरफ बूढ़ा किंग इद्रिस एक के बाद एक डील कर रहा था, जिससे गोरों का कंट्रोल और मजबूत हो रहा था और लीबिया की जनता पीछे छूटती जा रही थी। गुस्सा अब धीरे धीरे खामोश नाराजगी से निकलकर खुले बगावत में बदलने वाला था, और इस बगावत का झंडा उठाए खड़ा था मुअम्मर गद्दाफी। फिर आई वो रात, 1 सितंबर 1969। किंग इद्रिस इलाज के लिए तुर्की में था। ठीक उसी वक्त गद्दाफी और उसके साथियों ने बेहद सोच समझकर राजधानी त्रिपोली के अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया। ये तख्ता पलट बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुआ। न गोलियां चली, न बम फटे, न खून बहा। अगली सुबह जब लीबियाई लोगों ने रेडियो ऑन किया तो उन्हें एक नई आवाज सुनाई दी। लीबिया अब आजाद है। अब यहाँ शाही खानदान का नहीं, जनता का राज होगा। ये आवाज थी मुअम्मर गद्दाफी की। उसी दिन उसने ऐलान कर दिया, लीबिया अब एक रिपब्लिक है। कोई राजा नहीं, कोई ताज नहीं, अब हुकूमत जनता की होगी। किंग इद्रिस को उसने मुल्क लौटने ही नहीं दिया, और चंद दिनों में लीबिया पूरी तरह गद्दाफी के हाथ में आ गया। वहीं से शुरू हुआ उसका लंबा सफर, 42 साल का राज। गद्दाफी ने आते ही कई फैसले लिए जो जनता के दिलों को छू गए। तेल से आने वाले पैसे को उसने वेस्टर्न कंपनियों के मुंह से छीनकर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल किया। पढ़ाई, इलाज और बिजली सब मुफ्त कर दी। हर परिवार को घर बनाने के लिए मदद दी। शादी करने वाले जोड़ों को तोहफे दिए जाते। औरतों को अधिकार दिए। वो गरीबों की आवाज बन गया। अफ्रीका और अरब मुल्कों को जोड़ने की बात करने लगा। लेकिन वक्त के साथ साथ उसका कद जितना बढ़ता गया, दुश्मन भी उतने ही बनते गए। उसके बेखौफ अंदाज ने अमेरिका और यूरोप को तो खफा किया ही, कुछ अरब मुल्क भी उसकी राह के दुश्मन बन गए। वो जवान, करिश्माई और बिंदास आर्मी अफसर अब पूरी दुनिया को खटकने लगा था। गद्दाफी मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर से बेहद प्रभावित था। नासिर की तरह उसने भी अपने आप को कैप्टन से प्रमोट करके कर्नल बना लिया। जैसे नासिर के लिए स्वेज कैनाल एक बड़ी लड़ाई थी, वैसे ही गद्दाफी के लिए लीबिया का तेल एक इनकलाबी हथियार था। 1950 के आखिर में जब लीबिया में तेल के बड़े भंडार मिले तो उन पर काबिज हो गईं विदेशी कंपनियां। ये कंपनियां दाम खुद तय करती और मुनाफे का आधा हिस्सा अपने मुल्क ले जाती। लीबियाई जनता बस धूल फांकती रह जाती। गद्दाफी ने इसी अन्याय के खिलाफ बगावत की ठानी और कहा, तेल इस मिट्टी का है, इसे बेचने का हक सिर्फ मेरे लोगों का है। गद्दाफी ने जब विदेशी तेल कंपनियों से नई शर्तें रखीं तो उसका अंदाज ही अलग था। उसने साफ कह दिया, अगर हमारी बातें नहीं मानी तो हम तेल निकालना बंद कर देंगे। जो लोग 5000 साल बिना तेल के जिए हैं वो कुछ साल और भी जी सकते हैं। ये धमकी थी या दांव, ये उस वक्त किसी को समझ नहीं आया, लेकिन ये दांव चल पड़ा। पहली बार किसी डेवलपिंग मुल्क ने अपने ही तेल से होने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा खुद के लिए रख लिया। लीबिया का कदम बाकी मुल्कों के लिए एक मिसाल बन गया और फिर 70 का दशक अरब पेट्रो बूम के नाम से याद किया गया। लीबिया को इसका सीधा फायदा मिला।
यहां से निकलने वाला काला सोना गल्फ कंट्रीज के बराबर था, लेकिन आबादी बहुत कम, 3 लाख से भी नीचे। इतनी कम आबादी पर इतनी बड़ी दौलत बरसने लगी कि मुल्क की सूरत ही बदल गई। फिर आया साल 1973। अरब इजराइल जंग छिड़ी और अरब मुल्कों ने अमेरिका और यूरोप को तेल सप्लाई कम कर दी। कीमतें आसमान छूने लगी। लीबिया हर दिन करोड़ों डॉलर कमाने लगा, लेकिन गद्दाफी ने इस दौलत को सिर्फ अमीरों की जेब में जाने नहीं दिया। उसने ऐलान किया, ये पैसा महलों पर नहीं, झुग्गियों पर खर्च होगा। अब गांव-गांव स्कूल और अस्पताल बनेंगे। जो शादी करेगा उसे सरकार से तोहफा मिलेगा। हर परिवार को घर मिलेगा और खेती करने वालों को बिना ब्याज का कर्ज मिलेगा। लीबिया में पेट्रोल इतना सस्ता हो गया कि लोग मजाक में कहते, पानी से भी सस्ता है। उस वक्त की हालत ऐसी थी कि जहां अफ्रीका के कई मुल्क भूख और गरीबी से टूट रहे थे, वहीं लीबिया अफ्रीका का सबसे अमीर मुल्क कहलाने लगा। औसतन हर आदमी की आमदनी पूरे अरब और अफ्रीकी मुल्कों में सबसे ज्यादा थी। गद्दाफी यही नहीं रुका। उसने अरब मुल्कों को सीधा चैलेंज दिया। बोला, हम तेल बेचते हैं और डॉलर में कमाते हैं, लेकिन डॉलर का कंट्रोल वेस्टर्न ताकतों के पास है। अब वक्त आ गया है कि हम सोने पर बेस्ड अफ्रीकी करेंसी बनाएं, ताकि हमारी इकोनॉमी उनकी पकड़ से बाहर हो जाए। यही आइडिया आगे चलकर उसकी जान का दुश्मन बन गया। लेकिन उस वक्त लीबियाई जनता उसे सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि रहनुमा मानने लगी थी। लोग कहते, अगर गद्दाफी ना होता तो हम अब भी गुलाम ही रहते। और गद्दाफी भी हर बार कहता, मैं राजा नहीं हूं, मैं आवाम की आवाज हूं। हालांकि वक्त बीतते उसे समझ आया कि सारे अरब देशों को एक झंडे के नीचे लाना आसान नहीं है। उसने अपने अरब यूनिटी वाले सपने को यहीं रोक दिया और गल्फ मुल्कों की चकाचौंध और दिखावे की राह से भी दूरी बनाए रखी। अब उसका मकसद था लीबिया को एक नई सियासी सोच देना। यहीं से गद्दाफी के दिमाग में एक बड़ा ख्याल आया। उसने एक थ्योरी बनाई, थर्ड यूनिवर्सल थ्योरी। उसका कहना था कि दुनिया अब तक 2 रास्तों में बंटी रही है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी कमजोरियां हैं। गद्दाफी का दावा था कि उसकी थ्योरी इन कमजोरियों को दूर करेगी और दुनिया को एक नए सियासी, सोशल और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की तरफ ले जाएगी, जहां दबे कुचले इंसान को सच्ची आजादी मिलेगी। उस वक्त गद्दाफी का अंदाज ऐसा था कि लोग उसे सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि मानते भी थे। वो अब सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक आइडिया बन चुका था। गद्दाफी ने जब अपनी सोच को एक किताब में ढाला और उसका नाम रखा ग्रीन बुक, तो उसने दावा किया कि यह किताब लोगों को इंसाफ दिलाएगी और दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। असल में यह किताब गद्दाफी के भाषणों का मजमुआ भर थी। जिस किताब को आजादी और बराबरी का मैनिफेस्टो कहा गया, उसी पर इल्जाम लगने लगे कि यह सिर्फ लीबिया की जनता को काबू में रखने का एक तरीका है। इस किताब में कहा गया कि मुल्क की समस्याओं का हल इलेक्शन जैसे सिस्टम से नहीं होता। गद्दाफी का कहना था कि असली डेमोक्रेसी तब होगी जब लोगों की छोटी छोटी कम्युनिटीज होंगी जो मुल्क के हर हिस्से को कंट्रोल करेंगी। उसने इस सिस्टम को एक सुंदर गाड़ी के पहिए से तुलना करते हुए समझाया। उसके मुताबिक सबसे बाहर का घेरा था बेसिक पॉपुलर कांग्रेस, जो पीपल्स कमेटियां बनाती और फिर यह रिपोर्ट ऊपर भेजती। बीच में बैठा होता था एक जनरल सेक्रेटेरिएट, जिसे गद्दाफी असली डेमोक्रेटिक सेंटर बताता था। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। यह सिस्टम गाड़ी का पहिया नहीं बल्कि पिरामिड की शक्ल ले चुका था। सबसे ऊपर गद्दाफी, उसका परिवार और करीबी लोग थे जिनके पास पूरा पावर था। नीचे खड़ी थी एक बेरहम सिक्योरिटी मशीनरी जो हर तरह के विरोध को दबा देती थी। ग्रीन बुक में इस सिस्टम को एक नया नाम दिया गया, जमाहिरिया, यानी जनता की हुकूमत। लेकिन असल में यह सिर्फ एक दिखावा था। जनता को पॉपुलर कांग्रेस में शामिल तो किया गया, मगर उनके पास न हक था, न पावर, न बजट। सब जानते थे कि अगर किसी ने ज्यादा सवाल उठाया या सरकार की आलोचना कर दी तो सीधा जेल भेज दिया जाएगा। इधर गद्दाफी इन बातों की जरा भी परवाह नहीं करता था। उसने अपनी नजर वेस्टर्न ताकतों पर टिका दी थी। उसका कहना था, जो भी अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के खिलाफ खड़ा है वो मेरा दोस्त है। ये मुल्क सिर्फ तेल और ताकत के जरिए दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। गद्दाफी ने खुलकर उन सभी ग्रुप्स को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देना शुरू किया जो वेस्टर्न सिस्टम को चुनौती दे रहे थे, चाहे वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हों
या फिर सत्ता हथियाने की जंग में हो। उसने यासिर अराफात की P.Eldo समेत कई फिलिस्तीनी ग्रुप्स को सपोर्ट किया, क्योंकि वो इजराइल को अमेरिका का प्यादा मानता था और फिलिस्तीन को आजाद देखना चाहता था। यहां तक कि उसने नेल्सन मंडेला का भी खुलकर साथ दिया जब बाकी दुनिया खामोश थी, क्योंकि गद्दाफी नस्ल भेद का खुला दुश्मन था। और तो और उसने फ्रांस और अफ्रीका के कई विद्रोही गुटों तक को सपोर्ट किया। यहां तक कि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रही आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को भी गद्दाफी ने हथियार, विस्फोटक और पैसा दिया। पूरी दुनिया में इतनी हिम्मत सिर्फ गद्दाफी ही दिखा सकता था। लेकिन सच यह भी है कि जब कोई इंसान लंबे वक्त तक सत्ता में रहता है, मुल्क को ऊपर उठाता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि वही हमेशा सही है और उसे कोई रोक नहीं सकता। यही चीज गद्दाफी के साथ भी हुई। उसके रंगीन शौक अब खुलकर दिखने लगे थे। गद्दाफी अजीबोगरीब कपड़े पहनता, कभी सुनहरे बिल्लों वाली वर्दी, कभी रंग बिरंगे गाउन, तो कभी अफ्रीकी पारंपरिक लिबास। घंटों शीशे के सामने खड़ा होकर बाल संवारता, कैमरे का एंगल ठीक करवाता और सवाल करने वालों को जरा सा भी तेज पूछताछ करने पर जेल भिजवा देता। सत्ता का नशा उसके अंदर चढ़ चुका था और वेस्टर्न मुल्कों की परवाह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। यही थोड़ी सी लापरवाही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि अमेरिकी और यूरोपीय तंत्र हमेशा ऐसे ही मौके तलाशते रहे कि कैसे गद्दाफी को नियंत्रित किया जाए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि जर्मनी के किसी नाइट क्लब में हुए एक धमाके में अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। फिर 1986 में अमेरिका ने ऑपरेशन एल डोराडो कैनियन चलाकर लीबिया पर हवाई हमला किया, जिसमें कथित तौर पर उसके परिवार के कुछ सदस्य मारे गए। कुछ रिपोर्टों में एक छोटी बच्ची का भी जिक्र है, पर इस बात पर विवाद है। अगले दिन गद्दाफी टुकड़ों में नहीं बिखरा। उसने ठान लिया, मैं मौत से नहीं डरता, मैं लीबिया के लिए जीऊंगा और मरूंगा। और उसने खुलकर कहा, मैं अमेरिका को तबाह कर दूंगा। इसके बाद उसने दुनिया भर के उन गुटों का खुलकर साथ देना शुरू किया जो वेस्टर्न सिस्टम को चुनौती दे रहे थे। फिलिस्तीनी आंदोलनों से लेकर कुछ हद तक उन विद्रोही और सैन्य समूहों तक जिनके साथियों का नाम बाद में इतिहास में उभरा। फिर आया वो काला दिन, 1988 की सर्द रात, जब पैन एम फ्लाइट 103 पर बम फट गया और क्लिपर उड़ान स्कॉटलैंड के लॉकरबी के ऊपर हवा में ही बिखर गया। 270 लोगों की जान गई। ये घटना ब्रिटेन की जमीन पर अब तक का सबसे घातक हवाई आतंकवादी हमला बनी। जब लीबिया ने शुरुआती तौर पर 2 नागरिकों को स्कॉटलैंड को सौंपने से मना किया, तो संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक और राजनीतिक सैंक्शंस लगा दिए। सालों की कड़ी कूटनीति के बाद 1999 में आखिरकार 2 संदिग्ध सौंपे गए। एक अब्देल बासित अल मिग्राही को दोषी ठहराया गया और दूसरे को बेकसूर पाया गया। 1990 के दशक के बाद जब दुनिया न्यूक्लियर हथियारों को लेकर और भी सतर्क हो गई, तो खबर आई कि गद्दाफी यूरेनियम एनरिच करके किसी तरह का न्यूक्लियर कार्यक्रम चला रहा है। और यह खबर अमेरिका और यूरोप के लिए लाल सिग्नल बन गई। लीबिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, उसकी विदेशों में जमा संपत्तियों को सीज किया गया और गद्दाफी का इंटरनेशनल चेहरा धीरे धीरे एक खतरनाक सनकी नेता के रूप में उभरने लगा। उसकी यात्राओं पर पाबंदी लगी और तेल की खरीद फरोख्त घटने लगी। 2000 के दशक में गद्दाफी की हरकतें अब सार्वजनिक मंचों पर भी विवाद खड़े कर देती थीं। कभी किसी बैठक में पास बैठे नेता पर धुआं फेंक देना, कभी खाड़ी के शासकों को तीखा तंज कस देना, कभी खुद को अफ्रीका का बादशाह घोषित कर देना, सब कुछ सुर्खियों की चीज बन गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को गिरा दिया। उस घटना ने गद्दाफी के अंदर डर जगा दिया। उसे लगा कि अगला निशाना वही हो सकता है। इसीलिए वह बातचीत के लिए अमेरिका के पास गया और बोला कि वह अपने कथित न्यूक्लियर कार्यक्रम को खत्म कर देगा। उसने अमेरिका और यूरोप से डील की कि न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, उसके बदले आर्थिक पाबंदियां हटा ली जाएंगी। इसके बाद गद्दाफी ने कुछ बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स शुरू किए। इनमें सबसे मशहूर था ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें साउथ लीबिया की जमीन के नीचे छिपा पानी निकालकर नॉर्थ के सूखे इलाकों तक पहुंचाया गया। यह आइडिया पुराने बंजारा तरीकों से निकला लगता था, लेकिन हकीकत में
ये प्रोजेक्ट बन गया और अरब दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार कहलाया। त्रिपोली की फिजा में भी थोड़ा खुलापन नजर आने लगा। सालों से बाहर रह रहे लीबियाइयों को कहा गया, वापस आओ, अब न जेल होगी न सताया जाएगा। कुछ वक्त हालात सुधरे भी। गद्दाफी यूरोप के लीडर्स से हाथ मिलाने लगा, कैमरों के सामने हंसी ठिठोली करने लगा, लेकिन अंदर से उसकी वही तानाशाही वाली सोच जिंदा थी। जब लीबिया में डे ऑफ रेस की आवाजें उठी, गद्दाफी ने बड़ा अजीब ऐलान किया, मैं भी लोगों के साथ प्रदर्शन करूंगा, जैसे कि मैं खुद अपने खिलाफ क्रांति का लीडर हूं। ताकत अब जनता के पास है, मैं हुकूमत में नहीं हूं। लेकिन असलियत अलग थी। लोग अब सच में बदलाव चाहते थे। जैसे इजिप्ट में मुबारक गिरे और ट्यूनीशिया में बिन अली भागा, वैसे ही गद्दाफी को भी हटाने की चाहत जोर पकड़ रही थी। पहली तस्वीरें मगाजे से आईं। जोश से भरे नौजवान ग्रीन कलर की एक इमारत गिरा रहे थे। ये वही ग्रीन बुक का निशान था जिसे 70 के दशक से जनता पर थोपा गया था। उस किताब के नाम पर आजादी के बजाय गुलामी दी गई थी। अब लोग उस गुलामी को तोड़ रहे थे। जैसे जैसे बगावत बढ़ी, गद्दाफी को सच में अपनी ताकत खतरे में लगने लगी। उसने फिर से वही सख्ती दिखाई। इस बार निशाना सिर्फ चंद मुखालिफ नहीं, बल्कि पूरे पूरे शहर बन गए। जहां उसकी तस्वीरें फाड़ी गईं, वहां फौज और बाहर से लाए गए लड़ाके भेजे गए। ये बाकी नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के झंडे तले लड़ रहे थे और गद्दाफी उन्हें कुचलना चाहता था। उसने बयान दिया, ये सिर्फ 17 साल के गुमराह लड़के हैं। रात में इन्हें गोलियां दी जाती हैं। इनके दूध और कॉफी में नशे की दवाइयां मिलाई जाती हैं। यहां तक कि गद्दाफी ने यूएन को भी नहीं छोड़ा। साल 2009 में न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली की मीटिंग में उसकी स्पीच सिर्फ 10 मिनट की होनी थी, लेकिन उसने 1.5 घंटे से ज्यादा तकरीर झाड़ी। बीच में यूएन चार्टर के पन्ने फाड़े, मरोड़े और फेंक दिए। वो कैमरों के सामने चिल्लाता रहा। ये नजारे उसकी सनक और पागलपन की मिसाल बन गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसके बावजूद वेस्टर्न लीडर्स और कंपनियां उससे डील करने में पीछे नहीं हटे। तेल और पैसे का खेल उन्हें उसके पागलपन से ज्यादा अहम लगता रहा। फिर दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया से बगावत की हवा चली। शुरुआत में लगा कि लीबिया इसकी चपेट में नहीं आएगा। गद्दाफी तो 4 दशक से ज्यादा वक्त से कुर्सी पर बैठा था। लोग भूल चुके थे कि उससे पहले वहां कौन था। लेकिन जैसे ही बाकी अरब देशों में सड़कों पर भीड़ उतरी, फेसबुक और सोशल मीडिया ने आग को और हवा दी। अब अमेरिका और यूरोप ने भी अपना पाला बदल लिया। साल 2011, अरब दुनिया में बगावत की आंधी चली। लोग सड़कों पर थे। आजादी, इंसाफ और इनकलाब के नारे गूंज रहे थे। और सबसे बड़ी टक्कर, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, वो लीबिया में हुई। और इसके पीछे अमेरिका का साया साफ नजर आ रहा था। गद्दाफी के देश में अब हालात बदल चुके थे। जो आवाजें पहले दबा दी जाती थीं, अब वो गूंजने लगी और अमेरिका ने उन आवाजों को और हवा दे दी। 42 साल तक लीबिया पर राज करने वाला गद्दाफी अपनी कुर्सी को हिलते हुए महसूस करने लगा। शुरुआत हुई शहर बंगाजी से, जहां लोग सड़कों पर उतरकर उसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। मगर गद्दाफी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने ताना मारते हुए कहा, मैं एक एक को मार दूंगा। घर घर जाकर, गली गली, शहर शहर, दर दर हर फर्द को खत्म कर दूंगा। उसकी ये जिद ही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक एक्टिविस्ट और वकील फती तराबेल की गिरफ्तारी ने आग में घी डाल दिया। तराबेल उन्हीं 1200 कैदियों के केस लड़ रहे थे जिन्हें त्रिपोली की जेल में बेरहमी से मार दिया गया था। उन कैदियों के घर वाले ज्यादातर बंगाजी से ही थे। इंसाफ न मिलने की कसक पहले से थी। और जब 15 फरवरी 2011 को तराबेल गिरफ्तार हुए तो शहर की गलियों में मारे गए लोगों के पोस्टर लहराने लगे। बंगाजी प्रोटेस्ट का गढ़ बन गया और भीड़ गुस्से से उबलने लगी। गद्दाफी ने जनता पर गोलियां चलवा दी। टैंकों और फाइटर जेट से बमबारी होने लगी। मगर इस बार मामला सिर्फ लीबिया तक सीमित नहीं रहा। दुनिया देख रही थी। हालात बेकाबू होते ही यूनाइटेड नेशंस ने गद्दाफी के खिलाफ एक्शन की मंजूरी दे दी। अब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्क खुलकर मैदान में थे। नाटो की फौज ने गद्दाफी की सेना पर हमला बोल दिया।
उसकी हुकूमत की दीवारें ईंट ईंट गिरने लगी। पूरा लीबिया खून और तबाही के समंदर में डूब गया। आखिरकार गद्दाफी को राजधानी छोड़नी पड़ी। त्रिपोली से भागकर वह अपने पैतृक इलाके सीरत में छिप गया। वहां से वह अपने वफादारों के साथ एक काफिले में निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नाटो के ड्रोन ने उसकी गाड़ियों पर मिसाइल बरसा दी। गद्दाफी किसी तरह बचकर पास के ड्रेनेज पाइप में जा छिपा, मगर बागियों को उसका ठिकाना मिल चुका था। जब उसे उस पाइप से घसीटकर बाहर निकाला गया तो उसका चेहरा खून से सना हुआ था। कपड़ों पर खून के छींटे थे और वह हांफते हुए कह रहा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या किया है तुमसे। लेकिन बागियों का गुस्सा काबू से बाहर था। किसी ने घूंसा मारा, किसी ने लात, और कुछ देर बाद भीड़ में से चली एक गोली ने गद्दाफी की सांसें हमेशा के लिए रोक दी। वो मिट्टी में लथपथ गिर पड़ा और यहीं खत्म हो गया एक ऐसा दौर जिसने कभी अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों की आंखों में आंख डालकर बात की थी, जिसने लीबिया को दुनिया के ताकतवर मुल्कों की कतार में लाने की कोशिश की थी। मगर हैरत यह रही कि जिसे 2000 के दशक में वेस्टर्न मुल्क अपना साथी मानते थे, क्योंकि गद्दाफी इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ खड़ा था और यूरोप में गैर कानूनी माइग्रेशन रोकता था, वही गद्दाफी 2011 आते आते अचानक पागल तानाशाह करार दे दिया गया। सिर्फ 2 महीने, 15 फरवरी से 19 मार्च तक का वक्त, और तस्वीर पूरी तरह बदल गई। साफ था, जब तक गद्दाफी मजबूत था तब तक दोस्ती, और जैसे ही वो कमजोर पड़ा तो पाला बदलकर उसे मिटा दिया गया। असल मकसद लीबिया का तेल था और वेस्टर्न मुल्कों की पॉलिसी हमेशा की तरह साफ, न कोई स्थायी दोस्त, न कोई स्थायी दुश्मन, बस फायदा। अब सवाल ये उठता है, गद्दाफी सच में विलेन था जैसा अमेरिका कहता है, या वो हीरो था जिसने आखिरी सांस तक सिर ऊंचा रखकर लड़ाई लड़ी? ये फैसला आप करें। कमेंट में बताइए, गद्दाफी आपके लिए कौन था? और दोस्तों, यही थी गद्दाफी की पूरी कहानी। एक तानाशाह, एक बाकी, या शायद दोनों। वक्त के साथ हकीकत बदलती गई, लेकिन जो मिट्टी में गिरा वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरा दौर था। यहां तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं अगली कहानी में, लेकिन तब तक एक सवाल हमेशा याद रखें, क्या इतिहास सच में वही होता है जो हमें बताया जाता है, या फिर वो जो छुपा दिया जाता है?